नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सदियों से कवियों, दार्शनिकों और हम सभी को आकर्षित करता रहा है, प्रेम। लेकिन हम इसे ओशो के, आप कह सकते हैं, अनूठी दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो उन खास संकेतों पर रोशनी डालती है जो ओशो के अनुसार तब दिखाई देते हैं जब कोई स्त्री किसी पुरुष से सच्चे, गहरे स्तर पर प्रेम करती है। तो आज का हमारा सफर, हाँ, इन संकेतों को परत दर परत खोलने का है, ताकि प्रेम की उन सूक्ष्म अभिव्यक्तियों को समझा जा सके जो अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। नमस्ते। बिल्कुल। और ओशो का प्रेम को देखने का नजरिया वाकई पारंपरिक समझ से काफी अलग है। हाँ, वो तो है। जहाँ समाज अक्सर प्रेम को भावनाओं के उतार चढ़ाव या रिश्तों की रीति रिवाज, बाहरी प्रदर्शनों से जोड़ता है, ओशो इसे चेतना की एक गहरी अवस्था मानते हैं। अच्छा। एक आंतरिक रूपांतरण। ये कुछ ऐसा है जो भीतर घटित होता है, बाहर तो बस उसकी परछाई दिखती है, ऐसा उनका मानना है। और इसी आंतरिक अवस्था पर जोर देते हुए ओशो का एक बहुत ही सुंदर कथन है जो मुझे लगता है आज की हमारी चर्चा के लिए एक सही जमीन तैयार करता है। कौन सा? प्रेम कोई प्रदर्शन नहीं है, ये एक मौन सुगंध है। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है ना? हाँ, लेकिन इसका व्यावहारिक अर्थ क्या हो सकता है? हाँ, काव्यात्मक तो है, पर इसका गहरा व्यावहारिक अर्थ भी है। ये हमें बताता है कि सच्चा प्रेम शायद बड़े बड़े वादों में न मिले, या महंगे तोहफों में, या सोशल मीडिया पर जो आजकल चलता है उन इजहारों में शायद न मिले। ये तो उस व्यक्ति के व्यवहार में, उसकी उपस्थिति में, हाँ, उसकी ऊर्जा में महसूस होने वाली एक शांत, स्थिर गुणवत्ता है। जैसे आप सोचिए, एक फूल, वो अपनी खुशबू बिखेरने के लिए कोई कोशिश नहीं करता। सही बात है। वो बस खिलता है और सुगंध अपने आप फैल जाती है। बिल्कुल वैसे ही सच्चा प्रेम व्यक्ति के होने के ढंग से प्रकट होता है, किसी सोची समझी रणनीति से नहीं। अच्छा। ये भीतर की सच्चाई है जो बस बाहर झलकती है। तो चलिए इसी मौन सुगंध के कुछ पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं, उन संकेतों के माध्यम से जो स्रोत सामग्री ओशो के विचारों के आधार पर प्रस्तुत करती है। पहला संकेत बताया गया है उसकी उपस्थिति में शांति महसूस करना। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, है तो। क्योंकि आमतौर पर प्रेम को जुनून, उत्साह, यहाँ तक कि थोड़ी बेचैनी से जोड़ा जाता है। शांति क्यों? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है और ओशो के दर्शन के केंद्र में है, ऐसा कहा जा सकता है। स्रोत बताता है कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ गहरे प्रेम में होती है तो उसकी मौजूदगी में उसे अत्यधिक शांति, एक सुकून का अनुभव होता है। सुकून? हाँ, उसके चेहरे पर, उसके हाव भाव में एक ठहराव सा दिखता है, एक स्थिरता। ओशो के लिए ये शांति प्रेम का पहला और सबसे बुनियादी संकेत है। यह उस जुनून या उत्तेजना से बहुत अलग है जो अक्सर शुरुआती आकर्षण, वो जिसे इन्फैचुएशन कहते हैं। हाँ, इन्फैचुएशन। वो उत्तेजना तो क्षणिक होती है, जबकि ये शांति एक गहरी, जड़ें जमा चुकी भावना का प्रतीक है। तो ये शांति किस बात का सूचक है फिर? कहीं ये तो नहीं दिखाता कि रिश्ता अब उबाऊ हो गया है? कई लोग शायद ऐसा सोच सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत, ओशो की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये शांति रिश्ते की गहराई और प्रामाणिकता का सूचक है। अच्छा। ये दिखाता है कि स्त्री उस पुरुष की ऊर्जा में, उसकी उपस्थिति में पूरी तरह सहज है, सुरक्षित महसूस कर रही है, स्वयं में स्थित है। वो कोई दिखावा करने या कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रही। ये एक ऐसा स्पेस है जहां दोनों आत्माएं बिना किसी तनाव या प्रयास के एक दूसरे के साथ बस हो सकती हैं। ये बाहरी दुनिया की भाग दौड़ और शोर शराबे से परे एक आंतरिक तालमेल का अनुभव है। ये उबाऊ बिल्कुल नहीं, बल्कि सुकून देने वाला है और टिकाऊ है। उत्तेजना अक्सर असुरक्षा या अनिश्चितता से पैदा होती है, जबकि शांति गहरे विश्वास और स्वीकृति से जन्म लेती है। ये दिलचस्प विरोधाभास है कि प्रेम की गहराई शांति में प्रकट होती है, तूफान में नहीं। खैर, इस शांति के अनुभव से आगे बढ़ते हैं। स्रोत दूसरे संकेत का उल्लेख करता है, कमजोरियों को स्वीकार करना। कहा गया है कि जो केवल आकर्षित होती है वो पूर्णता खोजती है, लेकिन जो प्रेम करती है वो अपूर्णताओं को भी गले लगाती है। हाँ, और ये प्रेम की एक बहुत महत्वपूर्ण पहचान है। जैसा कि स्रोत में भी बताया गया है, सच्चा प्रेम, आप कह सकती हैं, यथार्थवादी होता है। यथार्थवादी?
कैसे? मतलब वो व्यक्ति को किसी काल्पनिक आदर्श के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसे उसकी समग्रता में स्वीकार करता है, उसकी अच्छाइयां भी और उसकी कमियां भी, दोनों के साथ। आकर्षण अक्सर एक छवि पर आधारित होता है ना? एक परफेक्ट पार्टनर वाली जो सोच होती है। हाँ बिल्कुल। और जब असलियत सामने आती है, पता चलता है कि सामने वाला इंसान भी गलतियां करता है, उसमें भी खामियां हैं, तो आकर्षण टूट सकता है। सही। लेकिन प्रेम स्रोत के अनुसार इन अपूर्णताओं को देखता है, समझता है और उन्हें भी व्यक्ति का हिस्सा मानकर स्वीकार करता है। उसे बदलने की कोशिश नहीं करता। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जरूर उठता होगा। क्या स्वीकृति का मतलब यह है कि हम किसी की, मान लीजिए, हानिकारक आदतों या नकारात्मक व्यवहार को भी बस स्वीकार कर लें? क्या ओशो का दर्शन निष्क्रियता का सुझाव दे रहा है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और अक्सर पूछा जाता है। देखिए, स्रोत सीधे तौर पर इस बारीकी पर बात नहीं करता, लेकिन अगर हम ओशो के समग्र दर्शन को देखें, तो स्वीकृति का अर्थ आंखें बंद कर लेना या निष्क्रिय हो जाना नहीं है। तो फिर क्या है? स्वीकृति का अर्थ है यथार्थ को देखना, उसे नकारना नहीं। इसका मतलब ये समझना है कि व्यक्ति अभी ऐसा है। प्रेम में जागरूकता भी शामिल होती है। आप कमियों को देखते हैं, लेकिन व्यक्ति को खारिज नहीं करते। हाँ, अगर व्यवहार हानिकारक है, तो प्रेम पूर्ण जागरूकता का तकाजा शायद ये हो कि आप सीमाएं तय करें या संवाद करें। अच्छा। लेकिन ये जो सुधार की कोशिश होगी ना, वो उस व्यक्ति के प्रति नफरत या अस्वीकृति से नहीं आएगी। वो प्रेम और उसके भले की चाह से प्रेरित होगी। स्वीकृति का मतलब है बिना शर्त सम्मान देना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंख मूंद कर सब कुछ सहते जाना। ये स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण था। तो स्वीकृति मतलब व्यक्ति की मूल प्रकृति को सम्मान देना, भले ही कुछ पहलू चुनौतीपूर्ण हो। चलिए अब तीसरे संकेत पर आते हैं, जो कहता है वो बातों से ज्यादा भावनाओं में रुचि रखती है। स्रोत के अनुसार वो केवल शब्दों पर ध्यान नहीं देती, बल्कि अनकही भावनाओं और ऊर्जा को महसूस करती है। बिल्कुल। और यहाँ स्रोत ओशो के एक और गहरे विचार को सामने लाता है। शब्द नहीं, ऊर्जा बोलती है। शब्द नहीं, ऊर्जा बोलती है। इसका तात्पर्य ये है कि जो स्त्री सच्चे प्रेम में है, वो संवाद के सतही स्तर से परे जाकर महसूस करने लगती है। वो पुरुष के शब्दों के पीछे छिपे असली भाव को, उसकी खुशी, उसका दर्द, उसकी चिंता, उसकी अनकही बातों को महसूस करने में सक्षम हो जाती है। सच में? हाँ, यहाँ तक कि जब वो चुप होता है, तब भी वो समझ सकती है कि उसके भीतर क्या चल रहा है। ये एक तरह की गहरी सहानुभूति है, या कह लीजिए भावनात्मक अनुनाद, रेजोनेंस। ये तो लगभग मन पढ़ने जैसा लगता है। क्या ये वाकई संभव है, या ये थोड़ी रोमांटिक कल्पना ज्यादा है? हम इसे व्यावहारिक रूप से कैसे समझें? देखिए, इसे मन पढ़ना शायद न कहे तो बेहतर है, लेकिन ये एक विकसित अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और गहरे भावनात्मक जुड़ाव का परिणाम जरूर है। अच्छा। जब दो लोग भावनात्मक रूप से बहुत करीब होते हैं, तो वे अक्सर एक दूसरे की अवस्था को बिना शब्दों के भी भांप लेते हैं। अब सोचिए ना। हाँ। जैसे कोई माँ अपने बच्चे की जरूरत को उसके रोने के अंदाज से समझ लेती है। हाँ, ये तो होता है। या पुराने दोस्त एक दूसरे की खामोशी को भी पढ़ लेते हैं। स्रोत के अनुसार प्रेम इस क्षमता को और गहरा कर देता है। ये कोई जादुई शक्ति नहीं है। ये बस ध्यान देने, परवाह करने और दूसरे व्यक्ति की आंतरिक दुनिया से गहराई से जुड़ने का नतीजा है। उसका ध्यान केवल इस पर नहीं होता कि क्या कहा गया, बल्कि इस पर होता है कि क्या महसूस किया जा रहा है। तो ये सतही बातचीत से परे जाकर व्यक्ति के वास्तविक भावनात्मक जगत से जुड़ने की क्षमता है। ठीक है, तो हमने शांति, स्वीकृति और भावनात्मक समझ की बात की। स्रोत चौथा संकेत बताता है उसके विकास की चाह रखना। यह विचार कि सच्चा प्रेम करने वाली स्त्री उसे बांधना नहीं चाहती, बल्कि उसके व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करती है। जी। और ये ओशो के प्रेम के दर्शन का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है। स्रोत स्पष्ट करता है कि ऐसा प्रेम स्वामित्व, मतलब पॉसेसिवनेस पर आधारित नहीं होता। अच्छा। बल्कि प्रेरणा, इंस्पिरेशन बन जाता है। वो स्त्री पुरुष को अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हुए देखना चाहती है, अपनी क्षमता को विकसित करते हुए देखना चाहती है, भले ही इसका मतलब हो कि उसे ज्यादा समय देना पड़े या वो उससे कभी-कभी दूर जाए। इसमें एक गहरी निस्वार्थता है। उसका प्रेम पिंजरा नहीं बनता, बल्कि पंख देता है। और स्रोत ने
ओशो के इस विचार का भी उल्लेख किया है कि सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। ये पारंपरिक धारणाओं से कितना अलग है ना? बहुत अलग है। जहाँ प्रेम को अक्सर सुरक्षा, निर्भरता और यहाँ तक कि एक दूसरे पर अधिकार जताने से भी जोड़ा जाता है। क्या ये स्वतंत्रता यथार्थवादी है? क्या रिश्ते बिना किसी बंधन के चल सकते हैं? देखिए, यहाँ बंधन और स्वतंत्रता के अर्थ को समझना जरूरी है। ओशो का मतलब शायद ये नहीं था कि रिश्तों में कोई प्रतिबद्धता या जिम्मेदारी नहीं होती। हाँ, ये संभव है। बिल्कुल, बल्कि उनका जोर इस बात पर था कि प्रेम का उद्देश्य दूसरे को नियंत्रित करना या अपनी जरूरतों के लिए सीमित करना नहीं होना चाहिए। अच्छा। सच्चा प्रेम दो व्यक्तियों की स्वतंत्रता का सम्मान करता है, उनके व्यक्तित्व, इंडिविजुअलिटी को पोषित करता है। ये एक ऐसा साथ है जहां दोनों एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में, अपनी सच्ची क्षमता को पाने में मदद करते हैं। ये स्वतंत्रता डर पैदा करने वाली नहीं होती, बल्कि सशक्त बनाने वाली होती है। जब कोई स्त्री आपके सपनों को अपना मानकर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तो ये उसके प्रेम की परिपक्वता और गहराई को दर्शाता है, ना कि उसकी उदासीनता को। ये प्रेम का एक बहुत ही उदार और कह सकते हैं विकसित दृष्टिकोण है। एक ऐसा संबंध जो आपको छोटा नहीं बल्कि बड़ा बनाता है। अब आते हैं पांचवें और अंतिम संकेत पर, जो स्रोत उजागर करता है, मौन में भी जुड़े रहना। ये कहता है कि शारीरिक दूरी होने पर भी एक गहरा मानसिक और भावनात्मक संबंध बना रहता है। हाँ, और स्रोत इसे बहुत काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। वो संदेशों या शब्दों की निरंतर बौछार से नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति की अनुभूति से जोड़ती है। उपस्थिति की अनुभूति। जी, इसका मतलब है कि ये जुड़ाव बाहरी संचार जैसे लगातार कॉल्स या मैसेज पर निर्भर नहीं रहता। मीलों दूर होने पर भी या बिना बात किए भी एक गहरा एहसास बना रहता है कि कनेक्शन मौजूद है, प्रेम मौजूद है। स्रोत इसे मौन का प्रेम कहता है। एक ऐसा प्रेम जो शोर नहीं करता, लेकिन जिसकी गहराई महसूस होती है। उपस्थिति की अनुभूति, ये सुनने में थोड़ा रहस्यमयी या कहूँ आध्यात्मिक सा लगता है। क्या आप इसे थोड़ा और स्पष्ट कर सकती हैं? ये किस तरह का जुड़ाव है आखिर? इसे रहस्यमयी समझने की बजाय शायद एक गहरे मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जुड़ाव के रूप में देखना ज्यादा मददगार हो। अच्छा, कैसे? ये उस स्तर का विश्वास और तालमेल है जहां आपको अपने संबंध की पुष्टि के लिए लगातार बाहरी सबूतों की जरूरत नहीं पड़ती। ये जानने जैसा है कि कोई आपके जीवन में एक स्थिर सकारात्मक शक्ति के रूप में मौजूद है, भले ही वो भौतिक रूप से आपके सामने ना हो। आप उन रिश्तों के बारे में सोचिए जहां आप शायद महीनों बाद मिलते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल ही बात हुई हो। हाँ, होता है ऐसा। ये उसी तरह का गहरा आंतरिक संबंध है, लेकिन प्रेम में ये और भी तीव्र और स्थायी हो सकता है। ये दिखाता है कि रिश्ता केवल बाहरी परिस्थितियों या संवाद पर नहीं टिका है, बल्कि उसने गहरी जड़ें जमा ली हैं। ये निरंतर आश्वासन मांगने वाली असुरक्षा के ठीक विपरीत है। तो ये एक आंतरिक सुरक्षा और विश्वास का भाव है जो दूरी या चुप्पी से कम नहीं होता। ठीक है, तो ये थे ओशो के अनुसार वो 5 संकेत। पहला, उसकी उपस्थिति में शांति का अनुभव। दूसरा, आपकी कमियों और अपूर्णताओं की स्वीकृति। तीसरा, शब्दों से परे जाकर आपकी भावनाओं और ऊर्जा को समझना। चौथा, आपके व्यक्तिगत और आत्मिक विकास की सच्ची कामना करना। और पांचवां, शारीरिक दूरी या मौन के बावजूद एक गहरे जुड़ाव को महसूस करना। जी हाँ, और जैसा कि स्रोत ओशो के हवाले से कहता है, ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये संकेत किसी तकनीक या नुस्खे की तरह नहीं है जिन्हें सीखा या अपनाया जा सके। अच्छा, ये प्रेम की अवस्था में होने के स्वाभाविक परिणाम है। प्रेम कोई रणनीति नहीं, बल्कि ओशो के शब्दों में आत्मा की तरंग है। आत्मा की तरंग, वाह। स्रोत का निष्कर्ष यही है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई स्त्री इन 5 संकेतों को सहज रूप से प्रकट करती है, तो वो व्यक्ति वास्तव में प्रेम के मंदिर में प्रवेश कर चुका है। ये प्रेम के सतही पहलुओं से परे जाकर उसके पवित्र और गहरे अनुभव की ओर इशारा है। स्रोत में एक सलाह भी दी गई है, जहां तक मुझे याद है। इस प्रेम को पकड़ने या नियंत्रित करने की कोशिश ना करें, बल्कि इसे महसूस करें, इसे जिएं। ये शायद इसलिए क्योंकि प्रेम एक जीवित स्वतंत्र ऊर्जा की तरह है और उसे बांधने की कोशिश ही उसे खत्म कर सकती है। आपने बिल्कुल सही समझा। ओशो का पूरा दर्शन अनुभव पर जोर देता है, होने पर जोर देता है, ना कि विश्लेषण या नियंत्रण पर। प्रेम को एक नदी की तरह बहने देना, उसे महसूस करना, उसमें डूबना, यही उसका सच्चा सम्मान है। उसे समझने की कोशिश में हम अक्सर उसे अनुभव करने से चूक जाते हैं।
इन संकेतों को पहचानना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उस प्रेम को जीना और उस ऊर्जा को महसूस करना जिससे ये संकेत उपजते हैं। ये पूरी चर्चा प्रेम को एक बिल्कुल अलग धरातल पर ले जाती है। मतलब बाहरी दिखावे, सामाजिक अपेक्षाओं और रोमांटिक क्लीशेज से हटकर ये हमें व्यक्ति के आंतरिक जगत और ऊर्जा के स्तर पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। और यहीं से मेरे मन में श्रोताओं के लिए एक विचार उभर रहा है, सोचने के लिए एक बात हाँ, बताइए। कि ये आंतरिक संकेत, शांति, स्वीकृति, मौन जुड़ाव, ये प्रेम के उन बाहरी प्रदर्शनों या सामाजिक अपेक्षाओं से किस प्रकार भिन्न है? जैसे लगातार मिलना, महंगे उपहार देना, सार्वजनिक घोषणाएं करना, जिन्हें हम अक्सर देखते हैं या शायद महत्व भी देते हैं। यह वास्तव में सोचने लायक प्रश्न है। क्या सच्चा प्रेम महसूस करने और पहचानने के लिए हमें वाकई शब्दों और कार्यों के कोलाहल से परे जाना होगा, जैसा कि ओशो सुझाते हैं? व्यक्ति की उपस्थिति, उसकी ऊर्जा, उसके मौन संकेतों पर ध्यान देना सीखना होगा? या फिर बाहरी अभिव्यक्तियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं और कहीं ना कहीं आंतरिक अवस्था का ही प्रतिबिंब होती हैं? शायद संतुलन कहीं बीच में है, या शायद हर व्यक्ति और हर रिश्ते की सच्चाई अलग होती है। ये सवाल हमें अपनी धारणाओं पर, अपनी समझ पर दोबारा विचार करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। शायद प्रेम की कोई एक परिभाषा या एक खाका नहीं है। ये एक बेहद व्यक्तिगत और गहरा अनुभव है, और ओशो के ये संकेत हमें उस अनुभव की कुछ अनकही गहराइयों की ओर सिर्फ इशारा करते हैं। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।